एक कंपोजिट इंश्योरेंस क्या है सर? अगर समझ लीजिए कोई हाउसिंग सोसाइटी है, अगर उनको इन जनरल इंश्योरेंस निकालना है तो उस रिलेटेड कंपैरिजन करके या तो आप सजेस्ट कर सकते कि जो 4-5 इंश्योरेंस है उनके बेनिफिट्स वगैरह वो एक्सप्लेन करके फिर दे कैन चूज आउट ऑफ दैट वन, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप किसी कंपोजिट ब्रोकर्स के एजेंट को अगर आप अप्रोच करते हो तो आपको वो उसके हिसाब से 4-5 कंपनी का कंपैरिजन दे सकता है। लाइफ इंश्योरेंस तो सुना है, मेडिकल या तो मेडिक्लेम हमने सुना है, तो जनरल इंश्योरेंस और पर्टिकुलर हाउसिंग सोसाइटी के लिए ये एग्जैक्टली क्या है सर? सर काफ़ी लोगों का एक मतलब जो सोसाइटी के कमेटी मेंबर है या तो मेंबर्स है, तो वो जब इंश्योरेंस की बात आती है पर्टिकुलरली सोसाइटी के रिलेटेड, तो उनके इसमें दिमाग में आता है कि जनरल इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? जरूरी भी है, अच्छा, कंपलसरी भी है और फायदेमंद है। नमस्कार। अभी आपने थंबनेल देखा और टाइटल भी देखा, तो इससे आपको पता चला होगा कि इस पॉडकास्ट का एग्जैक्टली टाइटल और टॉपिक क्या है। तो इसमें जो क्वेश्चंस कवर होने वाले आपने यहाँ पे इंट्रो में तो देखे ही होंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब हम हमारे एक्सपर्ट से देखेंगे और उनसे जानेंगे कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चंस के आंसर क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या है। तो इसके लिए हमने इनवाइट किया है मिस्टर किशोर येवले सर, जो कि लगभग 40 ईयर्स से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है और उसमें 25 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस जनरल इंश्योरेंस में रह चुका है। उसके अलावा उनका मोर देन 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस उनका मार्केटिंग एंड सेल्स में रह चुका है, एफएमसीजी के रिलेटेड। तो सर्स का जो 2000 साल के बाद जो एक्सपीरियंस है टोटली जनरल इंश्योरेंस में, उसमें फ्यूचर जनरली, बजाज एलियंस और चोला एमएस जीआई इस मेजर कंपनी में रह चुका है और उसी कंपनी से सर ने रिटायरमेंट भी लिया है और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सर ने कंपोजिट इंश्योरेंस है, तो ये भी हम सर से पूछेंगे कि कंपोजिट इंश्योरेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करता हूँ मिस्टर किशोर येवले सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। सबसे पहले मुझे एक बताइए, एक कंपोजिट इंश्योरेंस क्या है सर? क्योंकि एक्चुअली मुझे भी जब मैंने भी ये पढ़ा तो मुझे भी थोड़ा कि एग्जैक्टली कंपोजिट क्या है। और दूसरा मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि सर्स का मतलब जो कि हमारे गेस्ट हैं, इनका ये पॉडकास्ट लेने के लिए काफ़ी दिनों से हम डिस्कशन कर रहे थे कि सर शेड्यूल मैच हो जाए, तो आज वो मतलब मौका आया। तो इस पूरे पॉडकास्ट में हम ये सारे से सारे क्वेश्चंस हम सर आपको पूछेंगे और आपको इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए और इसी जो कमेंट में आप क्वेश्चंस लिखेंगे तो उसका हम जवाब देंगे सर से कांटेक्ट करके, या तो जो स्क्रीन पे सर के जो डिटेल्स आ रहे हैं आप उनसे भी अपॉइंटमेंट लेके या तो उनको भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर मेरा जो पहला क्वेश्चन है, तो मैं जानना चाहूँगा कि ये कंपोजिट इंश्योरेंस एग्जैक्टली क्या है सर? सर कंपोजिट इंश्योरेंस क्या होता है? कंपोजिट ब्रोकर्स बोलते हैं। अच्छा। कंपोजिट ब्रोकर्स का मतलब ये है कि भारत में जो ब्रोकर, कंपोजिट ब्रोकर करके एक कॉन्सेप्ट है, उसको IRDA इज अ गवर्निंग बॉडी व्हिच कंट्रोल्स इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ये आपको पता होगा IRDA। तो IRDA क्या करती है, जिस किसी को भी ब्रोकिंग लाइसेंस लेना है तो जो कंपोजिट ब्रोकर लाइसेंस लेता है उसके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ फ्रॉम लास्ट 5 years। सो व्हाट इज दैट कंपोजिट ब्रोकर? कंपोजिट ब्रोकर का मतलब ऐसा है कि वो भारत में जितनी 30 कार्यरत जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, 30 लाइफ कंपनीज कार्यरत है और 7 से 8 कंपनी डेडिकेटेड हेल्थ कंपनीज है। इन सारी कंपनीज का उसको डील करने का लाइसेंस मिलता है। तो IRDA को उसको एक फीस भरनी पड़ती है, अप्लाई करना पड़ता है। एनीवन कैन अप्लाई, बट उनके रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो जो ये लाइसेंस लेता है, तो लाइक फॉर एग्जांपल व्यूअर्स को ये बता दो, अभी रोज टीवी में लोग देखते पॉलिसी बाजार, तो पॉलिसी बाजार क्या है? पॉलिसी बाजार इज अ ब्रोकर, वो कंपोजिट ब्रोकर है। ओके, मतलब एक ऑथराइजेशन की तरह हम कह सकते हैं। यस। ओके, सो जस्ट ये एक एग्जांपल हो गया। तो वैसे वाले जो ब्रोकर्स है, उन अलग अलग ब्रोकर्स के साथ में मैं 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और उनसे 5 साल काम करने के बाद में अभी मैंने मेरा खुद का कंसल्टेंसी शुरू किया हुआ है। सो कंपोजिट ब्रोकर्स का आंसर ये है कि मल्टीपल लाइफ, जनरल और हेल्थ कंपनीज का आपको लाइसेंस मिलता है डील करने के लिए।
तो वन स्टॉप शॉप आप उसको बोल सकते ओके सर, अगर मैं अलग व्यू में, अगर मैं मेरे व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं पूछूं, अगर समझ लीजिए कोई हाउसिंग सोसाइटी है, अगर उनको इन जनरल इंश्योरेंस निकालना है, तो उस रिलेटेड कंपैरिजन करके या तो आप सजेस्ट कर सकते कि जो 4-5 इंश्योरेंस है उनके बेनिफिट्स वगैरह वो एक्सप्लेन करके फिर दे कैन चूज आउट ऑफ दैट वन, ऐसा भी हो सकता है? यस, ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली करेक्ट, आपने जो बोला परफेक्ट है कि अगर आप किसी कंपोजिट ब्रोकर्स के एजेंट को अगर आप अप्रोच करते हो तो आपको वो उसके हिसाब से 4-5 कंपनी का कंपैरिजन दे सकता है। उसके बावजूद अगर आप डिमांड करते हो और भी चाहिए तो भी वो दे सकता है। वही चीज आपको इंडिविजुअल एजेंट के पास में नहीं मिलेगा। तो ये मतलब ये इनडायरेक्टली और या तो अलग व्यू में अगर देखेंगे तो ये सिंगल विंडो फॉर ऑल द जनरल इंश्योरेंस विद कंपैरिजन एंड प्रॉपर्ली बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये इनडायरेक्टली सोसाइटी के लिए बेनिफिट है। ऑफ कोर्स, तो आप बेनिफिट ले सकते हैं सर से, अगर कांटेक्ट करेंगे तो आपको सबका कंपैरिजन और सबके बेनिफिट्स लेके आप उसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए उनको काफी हद तक एक प्लेटफॉर्म हो जाता है। ओके सर, सर ये तो हो गया। तो मुझे एक बताइए सर, जनरल इंश्योरेंस एग्जैक्टली अगर हम कहेंगे जनरल इंश्योरेंस, जैसे लाइफ इंश्योरेंस तो सुना है, मेडिकल या तो मेडिक्लेम हमने सुना है, तो जनरल इंश्योरेंस और पर्टिकुलर हाउसिंग सोसाइटी के लिए ये एग्जैक्टली क्या है सर? सर जनरल इंश्योरेंस में सब कुछ आ जाता है सर। लाइफ छोड़ के जनरल वैसा बोलते हैं, मतलब एक्सक्लूडिंग लाइफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो जनरल की परिभाषा में सब कुछ आ गया है। बट आपका क्वेश्चन आंसर करने के लिए बिल्डिंग इंश्योरेंस ये हमेशा जनरल इंश्योरेंस में काउंट होता है। तो अगर बिल्डिंग का इंश्योरेंस अगर निकालना है तो आपको जनरल इंश्योरेंस कंपनी में ही अप्रोच करना पड़ेगा। आपको कोई लाइफ कंपनी ये प्रोडक्ट नहीं दे सकती है। मतलब सोसाइटी का अगर पर्टिकुलरली बात करेंगे तो सोसाइटी का जो भी उनका एसेट्स है वो और सोसाइटी की बिल्डिंग, ये एक कवर हो सकता है जनरल इंश्योरेंस में। उसके लिए एक पॉलिसी बनाई गई है। ये जो पॉलिसी बनाई है उसका नाम बिफोर 5 इयर्स स्टैंडर्ड फायर स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी था। अभी उसका नाम भारत गृह रक्षा करके किया हुआ है, और ये भारत गृह रक्षा पॉलिसी जनरल इंश्योरेंस में ही अवेलेबल है। अच्छा, तो बिल्डिंग का इंश्योरेंस अगर आपको लेना है तो यही पॉलिसी आपको जनरल इंश्योरेंस कंपनियां दे सकती है। सर काफी लोगों का एक मतलब जो सोसाइटी के कमेटी मेंबर है या तो मेंबर्स है, तो वो जब इंश्योरेंस की बात आती है पर्टिकुलरली सोसाइटी के रिलेटेड, तो उनके इसमें दिमाग में आता है कि जनरल इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? तो ये जरूरी है या कंपल्सन है या बेनिफिशियल है, एग्जैक्टली क्या है ये, अगर हम हाउसिंग सोसाइटी के लिए कहेंगे तो पर्टिकुलरली? सर आपके जो तीनों वर्ड्स है ना, वो तीनों में ये है, जरूरी भी है, अच्छा, कंपलसरी भी है, और फायदेमंद है। अच्छा, एज पर सोसाइटी बायलॉज एक्ट सेक्शन 160A में क्लियरली मेंशन किया है कि इट इज द सोसाइटी बायलॉज 160A ओके। इसके अंदर उन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि इट इज नेसेसरी टू बाय दी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट नेचुरल कैलामिटीज। ठीक, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर देता हूँ एग्जैक्टली जो पॉलिसी रूल्स जो हमें आपने बायलॉज, उसमें से एक पॉइंट ऐड करूंगा। हर कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऑडिट एवरी ईयर 12 महीने के बाद में एक एजीएम होता है, और वो एजीएम में हमें ऑडिटर रिपोर्ट देना होता है, और ऑडिटर रिपोर्ट इज ऑडिटेड बाय द ऑथराइज्ड ऑडिटर ऑफ हाउसिंग सोसाइटी। और वो बाकायदा रिमार्क देता है कि ही रेकमेंड्स, ही सजेस्ट दैट इंश्योरेंस लेना चाहिए। ओके, तो मतलब ये इनडायरेक्टली हम अगर कहेंगे कि ये तो जरूरी है। जरूरी मतलब सोसाइटी और ओवरऑल सबके लिए जो भी सोसाइटी में मेंबर्स है। तो सर ये जो इंश्योरेंस है सोसाइटी के लिए तो हम कहते हैं, तो ये सोसाइटी के नाम पे रहेगा या तो उनके चेयरमैन, मतलब कंसर्न पर्सन अगर कहेंगे तो ये किसके लिए रहेगा? चेयरमैन रहेगा, सेक्रेटरी रहेगा, किसके, या कमेटी मेंबर, किसके नाम पे रहेगा ये पॉलिसी हमेशा बिल्डिंग के नाम पे निकाली जाती है, चेयरमैन सेक्रेटरी के नाम पे नहीं निकलती है। जो इसमें ओनली रजिस्टर्ड सोसाइटी कैन टेक दिस पॉलिसी। ओके, उसके लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है, तो हर पॉलिसी सोसाइटी के नाम पे ही निकलेगी। अच्छा, तो अगर हम कहेंगे कि अगर सोसाइटी के लिए, तो उसके लिए सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स क्या लग सकते हैं ओवरऑल अगर हम सोचेंगे तो? नहीं सर, इंश्योरेंस निकालने के लिए आपको सिर्फ सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होता है, और कुछ नहीं। और सर अगर ये तो हो गई, समझ लीजिए पॉलिसी ले लिया हाउसिंग सोसाइटी ने, उसके बाद हम अगर कवरेज की बात करेंगे जो उसके अंदर कवर होगा, तो उसमें कुछ टाइप्स भी है क्या, या प्लान ऐसा भी कुछ रहता है क्या, जैसे कि लाइफ या तो मेडिक्लेम में आते, ऐसा भी कुछ है?
सर उसमें ऐसा डिफरेंट टाइप्स नहीं रहते, प्लान ए या प्लान बी या द हेल्थ मेडिक्लेम में हम करते हैं। इसमें आपको जो ये पॉलिसी जो मैंने बोला भारत गृह रक्षा में, आपको 12 तरह के कवर्स मिलते हैं, उसको पेरिल्स बोलते हैं इंश्योरेंस परिभाषा में। तो 12 प्रकार के पेरिल्स आपको कवर मिलेंगे, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा। तो जस्ट टू गिव एग्जांपल, इसमें फायर है, देन फ्लड है, एक्सप्लोजन है, तो इस तरह से 12 प्रकार के कवर्स आपको अवेलेबल रहते हैं। तो वो बाकायदा हर पॉलिसी में कंपलसरी 12 कवर बाय डिफॉल्ट कवर मिलेंगे। अच्छा, मतलब कैटेगराइज हम कह सकते हैं कुछ ऐसे 12 कैटेगरी, मतलब ये कंडीशंस हम कह सकते हैं। हाँ, हर एक कवर का एक परिमाण फिक्स किया हुआ है पॉलिसी ने कि वो होना जरूरी है। से फॉर एग्जांपल ओवरहेड टैंक कवर दिया हुआ है, तो ओवरहेड टैंक मतलब हर सोसाइटी में ओवरहेड टैंक तो होता ही है। तो उसका मतलब क्या है, अभी ओवरहेड टैंक अगर ओवरफ्लो हो गया और उसकी वजह से बिल्डिंग को कुछ नुकसान हो गया, तो वो नुकसान का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी दे सकती है। अच्छा, तो ये मैं आप मुझे दीजिए जो 12 टाइप्स है, हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे या तो स्क्रीन पे रख सकते हैं, जिससे कि हमारे व्यूवर्स उसको पढ़ के पूरा इन्फॉर्मेशन लेंगे। सर दूसरी एक चीज आती है कि नेचुरल क्लाइमेटीज जनरल इंश्योरेंस में कवर होती है सर? 100% कवर होती है। अगर कवर होती है तो मतलब कितना, मतलब कुछ क्राइटेरिया पार्शियल या फुल कैसा होता है? 100%, जितना वैल्यू का आपने बिल्डिंग का इंश्योरेंस लिया है उतने वैल्यू तक को आपको नुकसान भरपाई मिलेगा। अच्छा, मतलब उसमें भी कुछ मतलब भूकंप है, अर्थक्वेक है, फ्लड है, ऐसे जो भी नेचुरल क्लाइमेटीज है उसमें हो सकता है सर? हाँ, अभी देखो भूकंप अगर है, भूकंप में आपकी सारी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई तो पूरा पैसा मिलेगा। अभी भूकंप में आपको क्रैश गए हैं तो क्रैक्स भरने के लिए जो खर्चा आएगा उतना मिलेगा। ओके, रिपेयरिंग कॉस्ट मिलेगा। फ्लड के दरमियान भी ऐसे होता है कि फ्लड आता है तो ग्राउंड फ्लोर वाले या बेसमेंट कवर, पार्किंग स्लॉट खराब होता है या मीटर रूम्स खराब होते हैं, तो वो आपको रिपेयर करने का इंश्योरेंस कंपनी खर्चा देती है। तो मतलब ये काफी हद तक ये सपोर्ट है सोसाइटी, 100% सपोर्ट है। और सर ये तो नेचुरल हो गया, समझ लीजिए कहीं पे अगर सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर घर घर में रहते हैं हर फ्लैट में, तो अगर किसी जगह पे फायर ब्लास्ट हो गया, या तो फायर हो गया, या तो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट्स हो गया, वो फ्लैट्स में हो गया, या तो सोसाइटी के भी जो रूम्स रहते हैं, पंप रूम हो गए या तो उनका कंट्रोल रूम हो गया, तो ऐसे में अगर हम ये सोच सकते हैं क्या कि समझ लीजिए जो फायर्स है या तो लिफ्ट है, पार्किंग एरिया है, जो भी एसेट्स है, तो उसमें भी कवर होता है सर? यस सर, ये सारे जो आपने अभी बताया ना, ये सारे कवर्स आप ले सकते हैं। और ये जो आपने पहला सिलेंडर का बात करा, वो तो वो 12 में से एक कवर उसमें है, एक्सप्लोजन करके। अच्छा। तो उसमें अगर आप फ्लैट ओनर के घर में अगर सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और उसके ब्लास्ट की वजह से अगर सोसाइटी को कुछ डैमेजेस हो गया तो कवर उसमें मिलेगा। ओके। और सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने रिपेयरिंग कॉस्ट बताया नेचुरल क्लाइमेटीज में, बहुत से सोसाइटी स्ट्रक्चरल ऑडिट करते हैं, तो स्ट्रक्चरल ऑडिट के बाद भी रिपेयरिंग के लिए सजेशंस या तो जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आप इसको रिपेयर कर लीजिए विद इन सम पीरियड, नेक्स्ट 6 मंथ या जैसे, तो क्या मतलब एज पर द एज वो भी कवर हो सकते हैं इंश्योरेंस में? सर इंश्योरेंस में ये नहीं कवर होता है। उसके पीछे रीज़न ऐसा है कि जो पॉलिसी डिज़ाइन की है, ये पॉलिसी डिज़ाइन में आपको पेरिल ट्रिगर होना ज़रूरी है। मतलब जो 12 कवर्स मैंने बताया ना, अभी ये जो स्ट्रक्चरल ऑडिट किया और स्ट्रक्चरल ऑडिटर ने रिमार्क्स मारे कि आपके बिल्डिंग में सारे क्रैक्स गए। अभी क्रैक्स किस वजह से गए हैं? ओके, रीजन प्रॉपर होना है। क्रैक्स गए जाने का रीज़न एज ऑफ द बिल्डिंग रहेगा। तो वो क्रैक्स जाने का रीज़न एज ऑफ द बिल्डिंग है, तो एज ऑफ द बिल्डिंग ये जो क्राइटेरिया है, ये 12 पेरिल में किधर भी ट्रिगर नहीं होता है। इसके लिए वो इंश्योरेंस परिभाषा में वो उसको नॉन पेएबल में कंसिडर होगा। ओके, मतलब हम कह सकते हैं कि नेचुरल क्लाइमेटीज में या तो जो एक्सीडेंटल में डैमेज हो चुका है वो कवर हो जाएगा। एजिंग से जो हम डिप्रेसिएट हो रही बिल्डिंग वो फैक्टर नहीं होगा। तो मतलब ये इंश्योरेंस का एक रूल्स के इसमें से। सर अगर मैं दूसरा कहूँ कि अगर समझ लीजिए फ्लैट है, मेंबर्स है और सोसाइटी है, अगर इंडिविजुअल ने भी उनका इंश्योरेंस लिया है और सोसाइटी ने भी अभी इंश्योरेंस लिया है, तो ये 2 इंश्योरेंस हो गए। फ्लैट तो सोसाइटी के अंदर ही है, तो इन दोनों का रिलेशंस किस हिसाब से लगा जब क्लेम पास होगा या तो ईएमआई में जाएंगे, तो ये कैसा रिलेशंस कैसा रहेगा या कुछ प्रॉब्लम्स आएगा? नहीं, प्रॉब्लम नहीं आता है। उसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल फ्लैट ओनर की इंश्योरेंस कंपनी और बिल्डिंग इंश्योरेंस की इंश्योरेंस कंपनी दोनों एक दूसरे कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि दोनों कंपनी क्लेम देने के लिए सर्वे करने के लिए आती है। और तभी कॉज ऑफ एक्सीडेंट
चेक किया जाता है कि एग्जैक्टली ये जो लॉस हुआ है उसका रीज़न क्या है। दे फाइंड आउट द रीज़न फॉर लॉस ऑफ कॉस्ट क्या हुआ है। मतलब फ्लैट ओनर के पास में भी पॉलिसी है और सोसाइटी के पास में भी पॉलिसी है। फ्लैट ओनर का सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से अगर एक्सटर्नल पार्ट को डैमेज हुआ तो फ्लैट ओनर की जो पॉलिसी वो इंश्योरेंस कंपनी सोसाइटी को पे करेगी। वाइस वर्सा, अगर बिल्डिंग इंश्योरेंस है और बिल्डिंग इंश्योरेंस में उसकी वजह से कॉज इंडिविजुअल फ्लैट को डैमेज हुआ है तो बिल्डिंग इंश्योरेंस से वो इंश्योरेंस कंपनी इंडिविजुअल फ्लैट ओनर को वो कॉम्पेंसेट करके देगी। मतलब रूट कॉज के हिसाब से वो वो एप्लीकेबल रहेगा, मगर कवर होगा 100% कवर होगा। ओके सर, अभी मैं क्लेम की अगर बात कहूँ तो ऑफकोर्स इंश्योरेंस के बाद कुछ डैमेज हो गया, कुछ कवर हो गया, हम अगर उसी की बात करें तो क्लेम में ये प्रोसेस एग्जैक्टली कैसा रहता है? क्लेम प्रोसेस सर, क्लेम प्रोसेस बहुत इजी है, पहले जैसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है। क्या होता है, आजकल कम्युनिकेशन इतना फास्ट हुआ है तो आप इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू टोल फ्री नंबर, ईमेल आप भेज सकते हो। बट एक ही रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि जब भी कोई हादसा होता है अपने सोसाइटी में या फ्लैट में, जब भी कुछ नुकसान होता है तो सबसे पहले अपने पास में, आजकल सबके पास में मोबाइल होता है, तो आप फोटोग्राफ्स और एक साइजेबल 20-30 सेकंड के वीडियोस आप कैप्चर करके रखिए फॉर योर रिकॉर्ड पर्पस। जैसा इंसिडेंट होता है ना तो फ्रेशली ये आपके पास में आपको प्रूव करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए अच्छा रहता है, स्मूथ गोइंग सेटलमेंट के लिए बेसिकली। तो आपको इन्फॉर्म करना है इंश्योरेंस कंपनी को, अगर कोई एजेंट है तो एजेंट को इन्फॉर्म करना है, वो आपको हेल्प करेगा। और इंश्योरेंस कंपनी वाले वो एक बार क्लेम रजिस्टर हो जाता है तो दे अपॉइंट अ सर्वेयर एंड आगे का जो प्रोसेस है, सर्वेयर आके आपका जो कॉज नुकसान हुआ है वो चेक करते हैं और फिर आपको इन्फॉर्म करते हैं। ओके, तो सर अगर क्लेम, अगर आपने जो अभी प्रोसीजर बताया उसी हिसाब से अगर क्लेम किया तो क्लेम करने के बाद रिपोर्ट बनेगा, जो भी एविडेंस ऑन बेस रूट कॉज वगैरह सब, तो उसके बाद जो क्लेम पास होता है, पे आउट होता है, तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलरली एवरेज ऐसा कुछ टाइम फ्रेम रहता है या काफ़ी हद तक लंबा खींचा जाता है या जल्दी भी पास होता है? तो इसके बारे में कुछ हमें गाइड कीजिए ना। हाँ, उसमें ऐसा है कि इट ऑल डिपेंड ऑन दी, मतलब आपका क्लेम किस अमाउंट का, किस प्रकार का है आपका। अगर एक बार इंश्योरेंस कंपनी ने, सर्वेयर इंश्योरेंस कंपनी को देने के बाद में एक बार पॉलिसी के टर्म्स के हिसाब से क्लेम अगर पेएबल है तो आपको 7 वर्किंग डेज में वो आपके सोसाइटी अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है। अगर बहुत बड़ा क्लेम है, जैसा फ्लड क्लेम आ गया, सोसाइटी वॉल कंपाउंड एंटायर कोलैप्स हो गया है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसको भी मतलब मैं ऐसा बताऊंगा उसमें भी आपको नॉट मोर देन 15-20 डेज में आपको पैसा आ जाता है। ओके, तो सर इंश्योरेंस कंपनी रेगुलर भी कुछ चेकअप वगैरह ऐसा रहता है, जैसा कि अभी हेल्थ में बोलते हैं कि रेगुलरली, जैसे नहीं ठीक है क्लेम नहीं है मगर रेगुलर चेकअप तो करो, रिपोर्ट तो देता है, ऐसा भी कुछ रहता है? नहीं सर, इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। हाँ, कोई प्रोविजन नहीं है, बट इसमें अगर आपने कोई स्ट्रक्चरल ऑडिट कर दिया, आपकी पॉलिसी चल रही है, पॉलिसी पीरियड के अंदर अगर आपने कोई स्ट्रक्चरल ऑडिट कर दिया समझो, तो वो स्ट्रक्चरल ऑडिट आप इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट कर सकते हैं टू वैलिडेट योर क्लेम इन फ्यूचर। ओके, तो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। यस। ओके, तो जो हम जो एज पर द लॉज जो स्ट्रक्चरल ऑडिट मैंडेटरी है आफ्टर द 5 years और आफ्टर द 3 एज पर द एज ऑफ द बिल्डिंग, या आपके स्टेट के हिसाब से जो भी रहेगा उस हिसाब से, तो वो रिपोर्ट आपका कहना है कि इंश्योरेंस कंपनी को जैसे मिल गया सोसाइटी ना, वो उनको भी शेयर कर देना। शेयर इसके लिए कर देना है कि तुम्हारो अगर मतलब कल अगर क्लेम आ जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी, अरे ये शायद आपका 2 साल पहले का प्री डैमेजेस है। ओके, मतलब प्रीवियस कंडीशन और डिनाइल के चांसेस जो रहते हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी स्ट्रक्चरल ऑडिट दिया है। तो जब स्ट्रक्चरल ऑडिट देने के बाद में अगर आपका क्लेम आए तो दे हैव टू पे। ओके, तो मतलब ऑडिट में जो भी रिपेयर हो गए, चेक होगा, जो भी होगा वो तो वो भी करेंगे सबमिट, तो ओवरऑल सोसाइटी का बेनिफिट है। ओके, अगर सर एग्जांपल अगर हम यही लेंगे, समझ लीजिए ए एक सोसाइटी और बी सोसाइटी नज़दीक में है। ए सोसाइटी ने कवर कर लिया इंश्योरेंस, ओके ठीक है, अभी कुछ नेचुरल क्लाइमेटीज आ गई तो सफ़र अगर दोनों हो रहे हैं, उसमें फ्लड आ गया समझ लीजिए, तो अर्थक्वेक आ गया, और बी जो है उन्होंने इंश्योरेंस लिया ही नहीं है, उन लोगों को लगा कि इंश्योरेंस में क्यों फालतू पैसा डालना है, जो भी कुछ है, तो उन्होंने लिया ही नहीं है। इनको क्लेम मिल गया ए को, ठीक है, तो वो तो उनको बेनिफिट हो गया कि कुछ ना कुछ तो फाइनेंशियली ये हो गया। अभी बी ने लिया ही नहीं है, तो क्या वो मेंबर्स
उनके कमिटी मेंबर्स ने जो ऑफकोर्सली डिसीजन इज फ्रॉम द कमिटी मेंबर, तो ऐसा भी कुछ होता है कि रिस्पॉन्सिबल वो मेंबर्स रहेंगे या कुछ ऐसा कुछ पिक्चर या सिनेरियो कुछ रहता है सर? सर ऐसा लॉस उनका हो गया ऐसा तो नहीं, अभी कैसा है कि जो लॉस है तो लॉस है, वो कॉम्पेंसेट तो कोई करके नहीं देगा, तो नहीं कर सकते। बेटर है बी को ए का देख के, क्योंकि वो ए का देखेंगे कि ए को पैसा मिला है, तो ए को पैसा क्यों मिला, क्योंकि ए ने इंश्योरेंस लिया था, तो उनके लिए लर्निंग स्टेज यही है नेक्स्ट स्टेप में वो ले इंश्योरेंस, दे शुड टेक द इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। मतलब फ्यूचर के लिए भी रिपीटेशन ना हो, इसलिए बेटर है। उसमें एक ही ऐड करूंगा कि बी के जो कमेटी मेंबर्स है जिन्होंने नहीं लिया है, तो सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ नॉट टेकिंग द इंश्योरेंस, मतलब रीजन फाइंड आउट करें कि क्यों ना बोले थे। हो सकता है प्राइस फैक्टर की वजह से ना बोला होगा, और ऐसा होगा कि कभी आज तक 25 साल से मैं रह रहा हूँ, कभी बिल्डिंग में 25 साल में पानी नहीं आया, तो अचानक से क्यों ये आएगा, तो वो रीजन फाइंड आउट करके प्राइसिंग फैक्टर चेक करके देन दे शुड गो फॉर इंश्योरेंस। ओके, तो मतलब बेटर है हम जो कर सकते कि जो केयर करना है या तो जो भी है, तो बेटर क्यूर इज बेटर, मतलब प्रिवेंटिव एक्शन इज मोर बेटर, उस बाद में सोचने से अच्छा है। तो इंश्योरेंस लेना बेनिफिट ही रहेगा ओवरऑल, तो उसमें रिस्पॉन्सिबल तो कोई नहीं है, मगर अभी अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप उसके बारे में सोच के अभी से प्रीमियम के बारे में या तो इंश्योरेंस के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर ये सोच रहे हैं सर, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रीमियम की कुछ कॉस्ट ज़्यादा रहती है या कम रहती है? क्योंकि ये लोग अगर अभी सोचने लग गए कि हमें लेना ही अच्छा है, तो क्या हो सकती है? अगर समझ लीजिए एग्जाम्पल कोई भी एक सोसाइटी बी सोसाइटी का आप अगर एग्जाम्पल लें, जूनियर लिया नहीं, तो उसको अगर बाद में लेना है तो कितना हो सकता है प्रीमियम? सर प्रीमियम, अगर मैं आपको प्रीमियम व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी व्यूअर्स जिन्होंने ऑलरेडी सोसाइटी में इंश्योर किया होगा और शायद उनको ईयरली या मंथली उनके बिल में भी चार्ज आता रहेगा, लेकिन मैं आज के तारीख में अगर आपको एक एग्जांपल के साथ में बताऊं, तो एक सोसाइटी मेंबर को 50 फ्लैट की अगर एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग की कॉस्ट अगर 20 करोड़ है और 50 फ्लैट 20 करोड़ की बिल्डिंग वैल्यू है, 2 करोड़ आप वॉल कंपाउंड और पार्किंग स्लॉट ये वो ऐड करके लिफ्ट कॉस्ट वो सब ऐड करते हो, तो 22 करोड़ का बिल्डिंग का इंश्योरेंस आज अगर आप निकालते हो तो आपको 31,000 रुपये भरना है, 31,000 ओनली साल का। साल का 31,000 सोसाइटी ने, मतलब 50 लोगों ने मिलके। यस, ये तो बहुत बड़ी, ये मतलब काफी हद तक ये नॉमिनल कॉस्ट से भी नॉमिनल हो गए। उसको अगर सर कैलकुलेट करते हैं 12th में मंथ 52 रुपया एक मेंबर को साल का भरना है, 52 रुपीज पर ईयर पर मेंबर आता है। ओके, तो ये तो काफी कम हो गया फिर। मतलब ये इतने इसीलिए ये कॉमन प्लेटफॉर्म पे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बिल्डिंग इंश्योरेंस के जो भी आपके दिलो दिमाग में क्वेरीज है कि नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं होता है। और आजकल हम देख रहे हैं कि सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर चालू हो गया, तो भी बारिश आ रही है, और बारिश ऐसी आती है जो जुलाई में नहीं है वैसी बारिश आती है, तो नुकसान तो कभी भी हो सकता है। तो ये जो रेट्स हम बताने जा रहे हैं या बता रहे हैं, बाकायदा आई विल एडवाइज यू टू गो फॉर द इंश्योरेंस एक्चुअली। ये तो मतलब चाय के कप के कॉस्ट से भी कम हो गए लगभग। अगर 50 रुपये मतलब तो आज एक फैमिली एक महीने के लिए तो कुछ भी नहीं है, तो ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये आप सोच सकते हैं कि इंश्योरेंस लेना कुछ ज़्यादा एक्सपेंसेस तो है नहीं है, उसके बेनिफिट भी हम जान ही रहे सर से। और भी कुछ क्वेश्चंस है, तो सर ये आपने 22 करोड़ आपने कैलकुलेट किया, तो ये कैसे कैलकुलेट होता है? मतलब वैलिडेशन, ये वैल्यूएशन ऑन विच बेसिस, मतलब अगर पुरानी और नई अगर बिल्डिंग करेंगे तो कुछ क्या डिफरेंस? पुरानी और नई बिल्डिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता है। आपको वैल्यूएशन डिराइव क्या करना है, टुडेज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, मतलब आज वो बिल्डिंग अगर गिर जाती है तो उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, बांधने के लिए आपको क्या खर्चा आएगा, मतलब रेती सीमेंट का आज का भाव, एज ऑन डेट का कंस्ट्रक्शन, एज ऑन टुडेज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो टुडेज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनटू आपका जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है इनटू बिल्ट अप कंस्ट्रक्टेड एरिया कम्स द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग। ओके, तो वो वैल्यूएशन पे पर आपको डिक्लेयर करना है कि टुडेज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमने ये कंसीडर करी है और इसके ऊपर आपको इंश्योरेंस निकालना है। और वो कंस्ट्रक्शन का एवरी ईयर रिन्यूअल में 10-10% बढ़ाते जाइए, क्योंकि हमें भी पता है
महंगाई बढ़ती है तो आने वाले एवरेज जीडीपी के हिसाब से 10%, अगर 20 करोड़ में कहीं 22 करोड़ में मैंने करी है तो उसको 2 करोड़ 20 लाख से अगले साल में बढ़ा देने का। ओके, तो मतलब हम एक ओवरऑल कह सकते हैं कि ओल्ड बिल्डिंग और न्यू बिल्डिंग, मतलब अपार्टमेंट हो या तो सोसाइटी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वैल्यूएशन के हिसाब से जाएगा। Yes. तो वो उसका आंसर है कि हम कह सकते हैं कि कोई डिफरेंस नया पुराने में कोई डिफरेंशिएशन में, इंश्योरेंस में डिफरेंस नहीं आएगा और ना वैल्यू में डिफरेंस आएगा, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग अर्थक्वेक से गिरेगी और नहीं गिरेगी तो भी सेम ही गिरने वाली है, और दोनों को बांधने के लिए वापस सेम शेप में आने के लिए खर्चा जो है वो सेम ही रहने वाला है। जुना के लिए और नए के लिए सीमेंट का रेट अलग नहीं रहेगा। अच्छा सर, और इसके टेन्योर की अगर हम बात करेंगे तो कितना टेन्योर हो सकता है? ये पॉलिसी मैंडेटरीली 1 ईयर की होती है, हर साल इसको रिन्यू करना होता है, 364 डेज वैलिडिटी रहती है इसके। और अगर समझ लीजिए हम अगर अभी पॉलिसी ले ली 1 साल के लिए, टेन्योर की बात करेंगे, अगर हम रिन्यू की बात करेंगे तो रिन्यू में भी कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे क्या कंटिन्यू करने में कुछ? हाँ, रिन्यूअल में बेनिफिट मतलब आपको फेस ऑफ द पॉलिसी में बेनिफिट ऐसा प्रिंट होके नहीं आता है, बट प्रीमियम कम होके आता है। मतलब उसके लिए आपको, जैसा हम लोग बहुत बार विंडो शॉपिंग करते हैं, तो आपने समझो बजाज एलियांस से इंश्योरेंस लिया है तो आप दूसरी कंपनी से कोटेशन मांग सकते हैं, वैल्यू सेम रखने का 10% बढ़ा के, और दूसरे 2 कंपनी से एजेंट को बोलने का भैया मेरे को अभी गए साल में हमने कोई क्लेम नहीं लिया है तो हमें इससे कम चाहिए, तो बजाज भी आपको कम करके देती है और दूसरी कंपनी भी आपको कोटेशन देती है, टर्म्स एंड कंडीशन रिमेन सेम। तो उस तरह से आप बार्गेन कर सकते हैं, बट आपको नो क्लेम बोनस जैसा कोई क्लॉज बिल्डिंग इंश्योरेंस में नहीं है। अच्छा सर, अगर सोसाइटी ने अगर ले ली, रिन्यू कर लिया, तो जो भी फर्स्ट टाइम भी ले लिया, तो उसके बाद फिर से मेंबर्स को अलग से लेने की जरूरत है, मतलब कंपल्शन है या दे कैन डू? इंडिविजुअल फ्लैट्स मैंडेटरी नहीं है, बट इंडिविजुअल फ्लैट्स का इंश्योरेंस उनके लिए बेनिफिशियल है। मतलब जैसे आपने कहा कि रीजन रूट कॉज के ऊपर सबसे उनका अलग, इनसाइड का अलग है और सोसाइटी का अलग, तो वो बाउंड्री हम कह सकते हैं कि उसके तो सेपरेटली लिया तो बेनिफिट इनसाइड के लिए है जो भी अप्लायंसेस है। ओके, तो ओवरऑल अगर हम कहेंगे कि सर ये सोसाइटी बेनिफिट्स एग्जैक्टली किसके ऊपर, मतलब एसेट्स के ऊपर लेते हैं तो, और जो कवर अप होता है उसके ऊपर लेते हैं, तो ओवरऑल आपका कंक्लूजन एक क्या मतलब मैसेज क्या देना चाहेंगे इसके ऊपर, सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी पर्टिकुलरली इंश्योरेंस के बारे में बेनिफिट्स के लिए? बेनिफिट्स ऐसा नहीं है, इसमें से आपकी प्रॉपर्टी, आपकी बिल्डिंग इंश्योरेंस जो मालूमात है, कॉमन जो प्रॉपर्टी, वो आपकी सिक्योर होती है, पीस ऑफ माइंड है। इसमें बेनिफिट वर्ड यूज नहीं कर सकते कि फायदा इसमें से कर नहीं सकते, आप इसमें से प्रॉफिट रिकवर कर सकते हैं, मतलब रीइंस्टेटमेंट वैल्यू, मतलब आपकी बिल्डिंग की इंश्योरेंस निकाल के टाइम में जो कंडीशन थी उसी कंडीशन में आपको कंस्ट्रक्ट करके देना, ये परिभाषा है। मतलब रिप्लेसिंग द सेम विद द सेम, मतलब सेम वैल्यू और सेम पैरामीटर्स, तो इसमें प्रॉफिट नहीं होता है। तो यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी इंसिडेंसेस आपने देखे होंगे, जिन्होंने क्लेम लिया है वो बताएंगे कि जैसा मैंने बताया कि जस्ट टू गिव एग्जांपल, जो 31,000 का जो प्रीमियम भरा है और उस बिल्डिंग में अगर फ्लड क्लेम आ जाता है, लाइक समझो फ्लड आ गया और आपके बेसमेंट में पूरा पानी भर गया और आपका नुकसान हो गया और उसका 2 लाख रुपए खर्चा है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 2 लाख रुपए पे कर देती है। तो आपने भरा कितना, 31,000, और आपको 2 लाख आपका मिल जाता है आपको, और वैसा 2 लाख ने आपको 31,000 के सामने पूरा 22 करोड़ मिलने का हक है। अगर ओवरऑल अगर हाँ, बट वो 22 करोड़ मिलने के लिए वो बिल्डिंग गिरना जरूरी है, जो कि नहीं होना चाहिए। मेजर हाँ, वो होना नहीं चाहिए, मगर हम ये कह सकते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट उनको रिकवरी के लिए मिलता है, तो वही एक इनडायरेक्ट बेनिफिट हम कह सकते हैं। उसमें 2 ही चीज है, सबसे पहला एक तो बायलॉज बोल रहे हैं मैंडेटरी आप ले लो, वो आपके अच्छे के लिए है। ऑडिटर रिमार्क मारता है, हर रिमार्क के पीछे आपको जब ऑडिट जाएगा तो दैट इज अगेन वन पार्ट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको जो पीस ऑफ माइंड है कि यस बिल्डिंग कल कुछ हो गया तो यस कवर है। थैंक यू सर। मुझे लगता है कि काफ़ी क्वेश्चंस के गाइडलाइंस या तो हमें आंसर सर ने कवर किए हैं। अगर उसके अलावा भी आपके मन में कुछ क्वेश्चंस है या तो क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए। मुझे लगता है कि ओवरऑल इसका एक कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि इंश्योरेंस लेना अच्छा ही है ऑलवेज, मतलब तो उसमें क्योंकि खर्चा तो कुछ है ही नहीं है, आपने जैसे एग्जांपल दिया तो खर्चा है, लेकिन जो खर्चे को कंपेयर करिए तो इट्स वेरी नॉमिनल। यस, और बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर भी हो रही है। तो
हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक्सपेंसेस हम कट डाउन कर सकते हैं। और इंश्योरेंस लेने में तो जैसे बायलॉज के अंदर भी बताया गया कि, और ऑडिटर के रिपोर्ट में भी आता है कि रिमार्क्स आते हैं। रिमार्क्स में भी कि इंश्योरेंस लेना काफी हद तक ये अच्छा ही है और कंपल्शन भी है, नेसेसिटी है। तो सर मैं आपका धन्यवाद कहता हूँ क्योंकि आप इस Thank you. शो में आए Thank you और very हमें काफी हद तक हमें अच्छा गाइडलाइन दिया और सभी क्वेश्चंस का इतना अच्छा तरह से आपने समझा के दिया। तो मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट में एनी टाइम यू कैन सेंड दिस क्वेश्चन। आप सवाल किसी भी तरह का सवाल हो आप भेज सकते हो। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ओनली बिल्डिंग इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस में आपको अगर और भी सारे प्रोडक्ट्स है, जैसा मैंने बताया कि लाइफ छोड़ के सब कुछ कवर हो सकता है, तो उसके लिए भी आप क्वेरीज रेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।